खड़ा किया है मुझे मेरे पैरों पर, मैं उसके सर पर ताज सजाऊंगा। जिसने खड़ा किया है मुझे मेरे पैरों पर, मैं उसके सर पर ताज सजाऊंगा। और मुझे कसम है मेरी इंसानियत की, मैं एक दिन अपने बाप को राजा बनाऊंगा। मैं आपके यादों का हमसफर राहुल रजवन, एक बार मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। जो फिजिक्स पार्ट 2 का जो न्यूमेरिकल चल रहा है, न्यूमेरिकल का सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक्टिव एप्लीकेशन की है। इसी को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त मैंने बोला है आप लोगों को कि फार्मूला, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन टिप्स पे याद होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए, स्पीड वेरी हाई होनी चाहिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल होंगे। जैसे ये बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे आप, तो मैं फिर बता दूं कि आपकी फ्रीक्वेंसी फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए, नहीं तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, बाकी बीच बीच में आपको समझाता रहूँगा। ठीक, चलिए देखते हैं। हो इस चैप्टर का सबसे सिंपल न्यूमेरिकल, जिसे देख के डर बार लगता है क्या डायरेक्ट आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 2, बस खत्म ना। जो हमारा अगर फार्मूला हम देखेंगे, V इज इक्वल टू C/N, ये क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक, और ये क्या है, प्रकाश का वेग। ठीक ना, प्रकाश का वेग, बस सिंपल सा है। अच्छा हुआ भी, तब फिर C इज इक्वल टू 3 × 10⁸। अच्छा, ये दिया है, n कितना है 1.5, इसने इसको मार दिया तो 2 आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस इस चैप्टर का सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है ना। चलो बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। हाँ भाई, देखते हैं सवाल नंबर 2। जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो प्रॉब्लम नंबर 1 के जैसे ही है, एकदम सेम आंसर है। V इज इक्वल टू C/N या म्यू, अपवर्तनांक को कहीं कहीं n से, किसी किसी बुक में किसी किसी म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू आपको 2 दिया ही है, C इज इक्वल टू होता है, डिवाइड कर देंगे 1.5। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखते हैं जो दिया है प्रॉब्लम 3, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, कांच तथा हीरा के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब जो दिया है गिवन, ठीक, कांच, म्यू, ग्लास, एक्चुअली कहीं नहीं लिखा रहेगा सापेक्ष। जैसे दे दे जल का अपवर्तनांक 1.33 है ना, 1.33 है। इसका मतलब किसके सापेक्ष बोल रहा है, वायु के सापेक्ष। और जिसके सापेक्ष होता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो किसके सापेक्ष है, एयर के। तो कितना होगा, A इज इक्वल टू 1.5। ठीक, उसके बाद फिर म्यू रहेगा, या कहीं कहीं n लिख देते हैं। हीरा, हीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। और ये किसके सापेक्ष है, A के। इसका कितना है 2.4। ठीक, उसके बाद कांच तथा हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहला, ठीक, V किसका, ग्लास का, C/म्यू, G/A। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दिया नहीं है, जबकि देना चाहिए था। ठीक, म्यू कितना है ग्लास का, 1.5। देखो ये पहले वाला क्वेश्चन है, कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इधर न लिख कर हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, ऐसे भी डायमंड का बचा हुआ है, तो वी डी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू डी ए। अरे यार क्या दिक्कत है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 इंटू 3 गुणे 10 घाते 8 अपॉन कितना है 2.4। तो 2.4 यहाँ हटा, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। तो इससे जब डिवाइड करेंगे 30 में 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाए, अच्छा जब 24 से 1 जा 24 से करना 24, कितना बचेगा 6, फिर दशमलव बढ़ा देंगे 0 बढ़ा देंगे, 24 दूना 48, ठीक 12 और 24 पंजे 120, इतना आ जाएगा इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर वही गलती दोहराने जो उधर लिख दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद पूछा हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। सेकंड देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो म्यू जिसके सापेक्ष होता है, यहां से ध्यान देने वाली बात है भाई, कांच के सापेक्ष जिसके सापेक्ष होगा उसे पहले लिखेंगे, सॉरी ग्लास, कांच के सापेक्ष ग्लास होगा तो जी लिख देंगे। हीरा का है, जिसका है उसे बाद में लिखेंगे। और जब इसको और ब्रेक करेंगे तो म्यू डी अपॉन म्यू जी, ठीक, म्यू जी अपॉन म्यू डी। इसमें क्या करिए ना, ऊपर और नीचे म्यू ए से और म्यू ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू डी अपॉन म्यू ए इंटू यहाँ म्यू ए और यहाँ पर म्यू जी। जब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, थोड़ा सा आपको सिखाना है तो लिख सकते हैं म्यू डी और ये ए इधर, यहाँ देखेंगे जी ए इधर, यहाँ से इज इक्वल टू म्यू डी। डी कितना है भाई, अच्छा म्यू डी डायमंड वाला कितना है 2.4, नीचे कितना हो जाएगा 1.5। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हट गया तो आएगा 15 कन्नम 15, 10 कितना बचेगा 9, दशमलव बढ़ा देंगे 0, 15 छक्का 90। बस ये आपका आंसर हो जाएगा म्यू डी का और जी का, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई खास दिक्कत न थी, न है और न रहेगी मेरे साथ। इसका भी पोस्टमार्टम हो गया, दोनों का एक साथ हो गया। चलो, परम अपवर्तनांक क्या होता है। परम अपवर्तनांक होता है, एक्चुअली क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लिया जाए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो वायु के सापेक्ष लिया जाता है उसी क्या बोल देते हैं, परम अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोल देते हैं, परम अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, सॉरी वायु के माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं, परम अपवर्तनांक। समझ आया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन है। बस बड़े नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं, ठीक। चलिए, तो लड़का हो ना लड़का, हैंडसम होना चाहिए, स्मार्टफोन भी होता है। फोन है ना फोन, आईफोन होना चाहिए, क्योंकि S1, S2, S3, S4 ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बे भी होते हैं। लड़की हो ना लड़की, अक्लमंद होनी चाहिए, सूरत गुजरात में भी है। हाँ भाई, अगले न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करते हैं। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। आज एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा था यार कि सर दाल में कुछ काला है। मैंने कहा बेटा दाल में कुछ काला वाला होता है नहीं, वो जला हुआ साला जीरा होता है ना, ठीक। इसको देख लेते हैं भाई। जल का अपवर्तनांक 4/3 है 5 मीटर लंबे से, ठीक। क्या दिक्कत है बाबा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो पहले निकालते हैं जल में प्रकाश की चाल। तो V बराबर क्या होता है, C/N, N जो है प्रकाश की चाल है, ठीक ना, सर कह रहे हैं N प्रकाश की चाल है, N जो है वो क्या है, अपवर्तनांक है जल का। तो यहाँ से 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। N कितना है, 4/3, तो हो जाएगा 9/4 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड जल में। ये क्या होता है, समय T,
टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, ये क्या हो जाएगा, चाल। तो दूरी कितनी है, 500 है। चाल कितना है भाई, 9/4 इंटू 10⁸। यहाँ देखिए ये ऊपर जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ हो जाएगा 00 पहले से है, इसे को लिख दो /9 इंटू 10⁻⁻8। 00 इसके साथ हो जाएगा, 20 यहाँ रख देते हैं, 20/9, बाकी इसके साथ आएगा 10⁻⁻6। अब डिवाइड कर देंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, 2 ऐसे जाता रहेगा। 10⁻⁻6 क्या लिख सकते हैं, माइक्रो, और समय किस में होता है, सेकंड में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, बस सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। चलो भाई इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा, इसका पोस्टमार्टम करने के लिए ना ये एक बार आ चुका है साहब 2019 में, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन ना इंजीनियरिंग में खूब पूछे जाते हैं, जो सिंपल इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, जो सिंपल बायो के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर कह लीजिए यूपी पॉलिटेक्निक हो गया, बिहार पॉलिटेक्निक हो गया, जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होते हैं उसमें खूब इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम 5 है ना वो एक डिक्टो सेम है, एकदम कुछ नहीं अंतर था। इसलिए मैंने क्या किया, सोचा कि ये पूछा हुआ है इसको बता दूँ, इसको आप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कांच व हीरे के अपूर्णांक, मतलब कि म्यू ग्लास 1.5, 0 दिया है तो 0 लिख लीजिए। हीरा मीन्स डायमंड इज इक्वल टू 2.40 दिया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, एयर के। ठीक, आपको कह रहा है हीरे के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, दैट्स मीन म्यू कांच का माने ग्लास, किसके सापेक्ष, डायमंड के। जिसके सापेक्ष होता है वो बाईं साइड, और जिसका निकालना होता है वो दाईं साइड होता है। अच्छा, तो ये हो गया। यहाँ से होगा, एक बार हम बता चुके म्यू जी अपॉन म्यू डी, ये हो गया। तो इसके बाद ऊपर और नीचे एयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू ए क्योंकि इक्वल रहेगा। अब अगर हम देखें इसको थोड़ा सा और देखें तो म्यू जी अपॉन म्यू ए इंटू म्यू डी, और यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू ए हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको देखें तो ना, इज इक्वल टू म्यू, यहाँ देखो जी ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं, म्यू डी ए। कहने का मतलब है जो ग्लास का है वो कितना है, 1.5, और ये कितना होगा, 2.4। यहाँ से हटा दीजिए, पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 0, 6 जाएगा। ठीक, 24 छक्का 144, 6 0 बच गया। फिर 24 दूना 48, 12 बचेगा, 24 पंजे 120, इसका इतना आंसर आ जाएगा। तो हीरे के सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक होगा वो ये आंसर होगा। ठीक, कहने का मतलब है डायमंड के सापेक्ष ग्लास का अपूर्णांक। तो ये आपका लगाने का तरीका है, सिंपल सा अगर हम देखें। ठीक, कोई खास दिक्कत न थी, न है, न होनी चाहिए। चलिए इस तरीके से ना सिंपल से, बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक, ये जो लड़कियां 2 फीट का स्टाइलिश झोला टांग कर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ने नहीं आटा मांगने जा रही हो। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत से मतलब ओरली भी आप कर सकते हैं ना, लेकिन आपको क्या करना है, मुझे सिखाना है। तो मीडियम की बात कर रहे हैं तो देखो, जैसे वहाँ था v इज इक्वल टू c/n, वैसे डिक्टो सेम कहानी, लैम्डा किसी मीडियम का है, वेलोसिटी किसी मीडियम का था, और लैम्डा एयर, रे बाबा एयर, और ये क्या होएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ओके।
लैम्डा एयर कितना है, एयर सॉरी वैक्यूम यार ना, वैसे ज़्यादातर यही होता है वैक्यूम। तो कितना हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ कितना है 3/2, ये ऊपर 2 चला जाएगा, ये कटेगा तो आ जाएगा 2000, और ऊपर जाएगा तो आ जाएगा साहब 4000 एंगस्ट्रॉम। सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा टफ था नहीं, तो ये भी कर सकते हैं अपन ना, सिंपल। चलिए अगले न्यूमेरिकल चलते हैं। हाँ भाई, इस सिंपल न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। आओ पोस्टमार्टम करते हैं। पानी से भरे तालाब को एक परीक्षक माने देखने वाला ना, अच्छा देखने वाला, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, मतलब पानी में से डूबा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, ऊपर की तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है बे? यदि उसे तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है। देखो भाई, यहाँ लिखा है प्रतीत होती है, जहाँ लिखा रहे प्रतीत होती है या आभास होती है, तो यहाँ जो होगा वो होगा आभासी गहराई ना, वो आभासी गहराई होगी। ठीक, चाहे लिखा रहे आभास होता है या प्रतीत होता है। 2 मीटर तालाब की वास्तविक गहराई है, पानी का पूर्णांक 4/3 है। अरे तेरी की, आपसे पूछा है वास्तविक गहराई, पूछा है, और जल का पूर्णांक दिया है μ=4/3। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक, जो फार्मूला याद रखिएगा, देखिएगा μ= वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। नहीं हुआ था? अरे यार कुछ ना हुआ कुछ लगा, बढ़वे नहीं लगाया, तो फिर यह μ/3 वास्तविक गहराई कैलकुलेट ही करना है, या रियल डेप्थ मार दो, RD लिख दो ना, वास्तविक गहराई। आभासी कितना है 2 है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो रियल डेप्थ जो आ जाएगा 4 दूनी 8/3, कटेगा तो 2.66 क्या मीटर। खल्लास। अब तुम लोग परेशान थे, सही है ना? तो फिर ठीक, पोस्टमार्टम सही हुआ है। चलो प्रॉब्लम नंबर 9 का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक, चलो। आइए भाई, इसका पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे ना, इंजीनियरिंग एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो वास्तविक ऊपर से कितना, वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई है ऐसे कंटेनर में, और यहाँ कोई मछली है, सॉरी यार मुझे बनाने भी नहीं आता भाई साहब ना। ठीक, अब जो भी हो ऐसे है। ठीक, कह रहे मान लीजिए वाटर यहाँ तक है, भरा हुआ है, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है वास्तविक, मतलब जो वाटर नहीं रहेगा तब 30 सेंटीमीटर, लेकिन पानी, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। ठीक, लेकिन कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर एक परीक्षक द्वारा ऊपर से देखने पर जब यहाँ से वो देखेगा तो उसे मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी। ठीक, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल फार्मूला है। ठीक है, देखो ये शिफ्टिंग का क्वेश्चन है ना। शिफ्टिंग का क्वेश्चन माने अगर हम बात करें, जैसे शिफ्ट S = रियल डेप्थ वास्तविक गहराई 1 - 1/μ। ठीक, जब हम जिन लोग JEE मेन वालों को पढ़ाते हैं, एडवांस वालों को, तो ये सब बताया जाता है।
शिफ्ट माने कितना ऊपर शिफ्ट होगा ये, रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन यू। तो देखिए रियल डेप्थ कितना है 30, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक, अच्छा म्यू कितनी है भाई 4/3। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 30, यहाँ देखेंगे 1 3/4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो 30 इंटू 1/4। इसने इसको मार दिया तो कितना जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये 7.5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। कौन, मछलिया का प्रतिबिंबवा भैया, ये ऊपरा पहुंच जाएगा ना 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर पूछता, इसी में क्वेश्चन बढ़ा सकते थे कि पानी के तल से कितना नीचे है उसका प्रतिबिंब, तो 7.5 सेंटीमीटर यो प्रतिबिंब ऊपर पहुंच गया, तो ऊपर से 30 में से 7.5 घटा देंगे तो 22.5 आंसर। बस, तो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो देखते रहिएगा। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही सब आपको पकड़ना है। मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी। यहाँ पर अगर यही उल्टा पूछ लेता कि पानी के तल से कितना नीचे है, तो पानी के तल से अगर हम देखें, पानी के तलवास देख ले भैया, बहुत जरूरी है ना, कितना नीचे है, तो 30 माइनस 7.5 घटा दीजिए तो आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये हो जाएगा। बस, तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले का करते हैं पोस्टमार्टम। नोट कर लीजिए भाई। देखिए प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक, जो प्रॉब्लम नंबर 10 है, इंक लगता है, एंडिंग है पॉइंट, वो एकदम प्रॉब्लम नंबर 9 के जैसे है ना, एकदम सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम। अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 जैसे है, यहाँ क्या कर देंगे 10 रख देंगे, 1 माइनस 1 जो दिया होगा, बाकी से बस डिट्टो सेम आंसर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, आंसर डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंजेबल है। ठीक, चलिए अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। एक मासूम बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, जब माँ मुझे गोदी उठाती है तो अपनी कमर पे बिठाती है, और जब आप उठाते हो तो अपने कंधों पर, ऐसा क्यों? इस बात पर पिता का जवाब सुनिएगा। पिता ने कहा कि बेटा, तेरी माँ तुझे गोदी उठाती है तब कमर पे इसलिए बिठाती है क्योंकि वो चाहती है कि जहाँ तक वो देख रही है वहाँ तक तू भी देख सके, और मैं तुझे अपने कंधों पर इसलिए बिठाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ तक देख सके जहाँ तक मैं भी ना देख पाया। आज एक लाइक। हाँ भाई, प्रॉब्लम नंबर 11 जो है, इसका साहब काफ़ी क्रिटिकल इस न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम है, करते हैं। काफ़ी टफ सवालों में से एक है। 2015 में जब ये क्वेश्चन आया हुआ था तो लगभग 95% स्टूडेंट जो थे नहीं कर पाए थे। तो आज हम देखेंगे कर लेते नहीं कर लेते। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो यहाँ तक कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास के एक बीकर में चित्रानुसार स्थित है, जिसका ऊपरी सिरा प्रेक्षक ओ द्वारा देखा जाता है। जब बीकर में 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक एक द्रव भरा जाता है तब प्रेक्षक छड़ का निचला सिरा भी देख सकता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद खुद लगाइए सॉल्व। अगर आप लगा लेते हैं तो आपको दिया जाएगा मुंह मांगा इनाम। ठीक, अगर मेरी तरफ से लेंगे तब वो 1 रुपये डिसाइड आपको करना है। ठीक है, जो लिखना था तो हम तो लिख दिए हैं। पॉज करें, एक बार लगाइए, देखिए लग जाता है, नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इसको काफ़ी सिंपल वे में हम सीखते हैं। ठीक, अच्छा ना, देखेंगे
कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर लिक्विड भर दी जाती है, तो भर दो यहाँ। भाई टोटल कितना है, ठीक, ये रहा, पूरा लिक्विड से भर दिया जाता है, ठीक। तो जो अब ये प्रेक्षक, ये ऑब्जर्वर देख रहा था, उसका ये सिरा ये ऐसे चलाता है, ऐसे, और मान लो यहीं से है, ठीक। थोड़ा सा कुछ बातें आपको याद करनी होगी। देखो, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों से रोशनी उसकी तरफ नहीं जाती, उस ऑब्जेक्ट से हमारी तरफ एक रे आती है। रे हमारे आंखों से नहीं चलता, किससे चलता है, उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों की तरफ ना चलता है। क्यों भाई, सही है ना, रे से ऑब्जेक्ट चलता है। अच्छा सवाल था, ठीक। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये जो है आपका ये, ठीक, ये हो जाएगा। तो अच्छा, अगर इसे देखेंगे तो ये आपका आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। इसको तरफ ऐसे कर लेंगे, ठीक। और ये टोटल आपका आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर, ठीक। ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। हमेशा निचला सिरा बोले देख रहा है, ये आई और ये आर। यहीं से आपको क्वेश्चन पुटअप करना था। काफ़ी टफ सवाल था, मैं सही बता रहा हूँ। 2050 में ढेर सारे बच्चों ने नहीं कर पाया था। मैं जब उनसे पूछा तो कह सर नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर कह रहा है, तो फिर चला देख जाए, कोनो टफ सवाल नहीं ना। तो देखो आई अगर हम देखें, ये जो है 6 सेंटीमीटर तो भरा हुआ है। अगर हम देखें भाई, लिखे नहीं है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसे 6 सेंटीमीटर, तो ये बीच में से, लगभग मिडल में से आएगा। आपको नहीं दिख रहा होगा फोटो से, लेकिन ये मिडल में से आएगा। तो यहाँ देखेंगे, ये हमें हाइट पता है कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये पता है मिडल पॉइंट पर कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये कितना है टोटल, 3 सेंटीमीटर। तो यहीं से देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं 10 आई इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ये होता ना भैया, हाँ चला, कोनो दिक्कत ना अब तक। तो लंब कितना होता है, तो कितना है 3, आधार कितना है 6, कट कर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर ये मान लो ट्रायंगल, तो ये आई है, तो ये 1 हो गया, ये क्या है 2, आधार हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, करनी 5 आई है ना। तो यहाँ से अगर हम साइन आई निकाल लें तो कितना आ गया 1/√5। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आर निकालते हैं, आर। अगर ये आर होगा तो जाहिर सी बात है टोटली ये भी क्या हो जाएगा आर, लेकिन यहाँ तक है, ये हम ज़्यादा खींच दिए, तो ये ऐसे मिला दीजिए, मतलब ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ठीक। ये वाला पोर्शन आर हो जाएगा इतना। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये हो गया 10 आर इज इक्वल टू आर, क्या है ये लंब ना। तो आर के सामने कितना है 3, आधार ये 3 है, तो कितना बच गया है, ये कितना बचा हुआ है भैया, यही है ना। तो 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 3, कट कर कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो आर बराबर कितना है, हो गया 45 डिग्री। तो साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, देखेंगे, और 1/√2 ना। तो यहाँ से देखिए साइन आई, यहाँ देखो, ठीक। और यहाँ साइन आर देखो 1/√2। तो एक नियम हम पढ़े हैं ना, स्नेल के नियम से। देखो आज मैं जो बताऊंगा सबसे सिंपल नियम बताऊंगा स्नेल के नियम से, जो आपको हर जगह सिंपल कर देगा, ठीक। एक तो याद रखिए कि साइन जिसका आप ले रहे हैं, क्या साइन ये आई है, यहाँ आर है, ठीक। देखिएगा साइन आई ले रहे हैं, तो जिस माध्यम का एंगल ले रहे हैं उसी माध्यम के अपवर्तनांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं n1, ये मान लेते हैं हम n1, ये क्या मान लेते हैं n2, और यहाँ r ले रहे हैं, ये डॉटेड करके आएगा, सॉरी जो इसे मिला दी ना,
ये एक्चुअली में आपका डॉटेड आएगा पीछे की तरफ ले जाने पर डॉटेड, तो यहाँ से हो जाएगा n2 इंटू साइन आर। देखिएगा जिस माध्यम में एंगल रहेगा उसका साइन लेंगे और उसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जिस माध्यम में ये एंगल है, ठीक, ऐसे रे हमारा ऐसे जाएगा, ये ऐसे फिर ऐसे जाएगा, उस माध्यम का एंगल लेंगे, सॉरी एंगल लिए उसका साइन ले लेंगे और उसी माध्यम का क्या ले लेंगे अपवर्तनांक। अब भैया क्या करेंगे, देखो तो n1 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक, और साइन आई कितना है, साइन आई 1/√5 इज इक्वल टू, अगर हम देखें n2 कितना है 1 एयर है भाई, साइन आर कितना है √2, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n मान लेते हैं तो √5/2। ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल है ना, ये क्या है आपका आंसर। और 2015 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 95% बच्चे आउट ऑफ कवरेज एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। बाकी के सवाल हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक। हाँ, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करिएगा, हम आपको बताते जाएंगे। बोले हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। सिंपल सवाल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन साहब उस टाइम पे काफ़ी टफ लग रहा था 2015 में, तो हम आपको बता दिए, ठीक है। पोस्टमार्टम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक। थैंक यू।